तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इसी महीने की 15 जुलाई को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की कहानी सामने आई है कि उसमें दुनिया की एक साथ कई एजेंसियां जांच में जुट गई, जिसमें अमेरिका की FBI भी शामिल है। क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। पहले ऐसा लगा कि कहीं जो बैंकॉक है उसकी राजधानी, मतलब बैंकॉक के अंदर ये जो एक कमरे के अंदर जो कुछ हुआ वो दिल्ली का बुराड़ी का रिपीट तो नहीं है। आपको याद होगा, दिल्ली की बुराड़ी में एक घर में एक साथ 11 लाशें मिली थी। लेकिन अब बुराड़ी बैंकॉक तक पहुंच जाए ऐसा लगता तो है, लेकिन क्राइम कुछ भी हो सकता है। तो पहले पूरी कहानी समझ लीजिए, फिर पहले आप सुलझाइए, हम भी मिलकर सुलझाते हैं। बाकी एजेंसियां तो सुलझा ही नहीं। बात 15 जुलाई की है, मंडे का दिन था और 15 जुलाई को बहुत ही नामी होटल बैंकॉक के ग्रैंड हयात एरेबिन होटल में अलग अलग 5 लोग चेक इन करते हैं। इनमें से जो मेन चेक इन सबसे पहले किया वो थी शेरलिन चोंग। ये अमेरिकन सिटीजन थी। ये इस ग्रैंड हयात होटल के रूम नंबर 502 में चेक इन करती है। नामी होटल है ये, बहुत ही पुराना, शानदार। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनके एक साथी, वो भी एक अमेरिकन सिटीजन, वो भी इसी होटल में चेक इन करते हैं, मिस्टर वैन। ये दोनों US सिटीजन थे। तो मिस्टर वैन और मिस चोंग ये दोनों होटल के अलग अलग रूम में चेक इन करते हैं। मिसेस चोंग जो थी वो रूम नंबर 502 में थी। उनके चेक इन करने के कुछ देर के बाद 3 और लोग इसी होटल में चेक इन करते हैं। इनमें से एक कपल थे, मिस फोंग और मिस्टर फू। इसके अलावा मिस लैन और मिस्टर वैन तो थे ही थे। तो कुल मिलाकर अब तक 5 लोग इस होटल के अंदर चेक इन कर चुके थे, 4 कमरों में, क्योंकि एक कपल थे। उसके थोड़ी देर के बाद एक और गेस्ट इन्हीं के पास पहुंचता है। उसका नाम था मिस्टर थान। इनको उस होटल में रुकना नहीं था, लेकिन यह वहां आए थे इन 5 से मिलने के लिए। तो कुल 6 लोग एक 5 स्टार होटल के अंदर और 5 उस होटल में रुकने वाले और एक गेस्ट के तौर पर आया। और ये लोग उसी होटल में रहते हैं। 15 जुलाई की बात है, दोपहर के करीब 2 बजे। और जब ये लोग होटल में आते हैं और चेक इन करते हैं, उस वक्त की CCTV की तस्वीरें भी हैं अब जो सामने आई हैं। अब इनमें से कुल मिलाकर जो 6 लोग हुए, 3 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। 3 महिला और 3 पुरुष, 2 अमेरिकन सिटीजन और जो बाकी के 4 थे, ये चारों के चारों वियतनाम के सिटीजन थे, वियतनाम से आए थे। अब 2 अमेरिकन और 4 वियतनामीज बैंकॉक के एक 5 स्टार होटल में क्यों आए? तो इन 6 के बीच में एक मीटिंग होनी थी और उसी मीटिंग के लिए लोग होटल में आए थे। होटल में आने के बाद सभी ने अपने अपने कमरे में चेक इन किया, सिवाय मिस्टर थैन के। और उसके बाद सब फ्रेश हुए। अब दोपहर के 2 बज गए। 2 बजे जो मिस चोंग थी, शेरिन चोंग, उन्होंने 5 को यह कह रखा था कि आप लोग हमारे रूम में आए, एक मीटिंग भी करते हैं और साथ में लंच करते हैं। उन्होंने लंच का ऑर्डर दिया। लंच में सूप और फ्राइड राइस और साथ में चाय, टी मंगाई। ऑर्डर उन्होंने कर दिया फोन पे। जब उन्होंने ऑर्डर किया तब वो कमरे में अकेली थी। थोड़ी देर के बाद वेटर वहां आता है और वो ये सारी चीजें रूम के अंदर रखता है। मिस चोंग से कहता है कि क्या मैं सर्व कर दूं? तो कहती नहीं कि मैं गेस्ट का खुद ख्याल रखूंगी, मैं खुद ही सर्व कर दूंगी, आप जाइए, थैंक यू वेरी मच। तो वेटर वो सारा खाना और चाय रखकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद 5 गेस्ट मिस चोंग के रूम में आती हैं। वेटर जाने के बाद अब दरवाजा बंद था, रूम नंबर 502। इसके बाद अब कमरे के अंदर की कहानी यहीं पे खत्म, क्योंकि दरवाजा बंद है, अंदर 6 लोग हैं, 3 महिला और 3 पुरुष। आगे क्या होता है किसी को पता नहीं। 15 जुलाई की दोपहर 2 बजे ये लंच सर्व किया गया था और इन लोगों को नेक्स्ट डे, मिस चोंग को खासतौर पर, इन्हें चेकआउट करना था। बाकी गेस्ट को वहां रहना था। उन्होंने साइट सीन के लिए गाइड, बाकायदा गाड़ी, ये सब हायर कर रखी थी। मिस चोंग को वापस जाना था। तो नेक्स्ट डे चेकआउट करना था। 15 जुलाई की दोपहर 2 बजे सब कुछ सर्व हो गया, दरवाजा बंद, उसका किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग 16 जुलाई आ गई। 16 जुलाई को चेकआउट से पहले बाकायदा फोन किया गया मिस चोंग के कमरे में कि आपको आज रूम खाली करना है। उधर से किसी ने फोन उठाया नहीं। फिर हाउसकीपिंग के लोग गए, उन्होंने डोरबेल बजाया, किसी ने खोला नहीं। जब काफ़ी देर हो गई तब होटल वालों को थोड़ी फिक्र हुई। उन्होंने कहा पता नहीं क्या बात है, चलते हैं।
फिर मैनेजर मास्टर की के साथ बाकी स्टाफ के साथ रूम नंबर 502 मिसेस चौंग के कमरे में का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है और जैसे ही अंदर दाखिल होता है सभी बदहवास। दरवाजा खुलते ही दरवाजे से कुछ कदम की दूरी पर एक आदमी औंधा पड़ा हुआ है। इसके बाद थोड़े आगे जाते हैं तो देखते हैं लिविंग रूम में ड्राइंग रूम था, उसमें स्वीट था ये, तो वहां पे 3 और लोग औंधे मुंह पड़े हुए, एक मेल और 2 फीमेल। इसके बाद ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम और बेडरूम के करीब 2 और लोग औंधे पड़े हुए। फौरन इन सभी को चेक किया जाता है, किसी की सांसें नहीं चल रही थी। रूम नंबर 502 में अब एक साथ 6 लाशें थी, 3 महिला की, 3 पुरुष की, 2 अमेरिकन सिटीजन, 4 वियतनामी सिटीजन। जब उन सबको पलटा गया और देखा गया तो हर एक की नाखून जो है वो पर्पल कलर की हो चुकी थी, लिप्स भी लगभग डीप पर्पल कलर का था। उन्हें कुछ समझ भी नहीं आया। फौरन पुलिस को खबर की गई, पुलिस मौके पर पहुंचती है, आनंद फानंद में सभी को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर 6 के 6 लोगों को मुर्दा करार देता है। अब इसके बाद मामले की तफ्तीश थाई पुलिस शुरू करती है। चूंकि 6 के 6 विदेशी थे तो थाई एम्बेसी, जो थाई ऑफिशियल है, वो फौरन वियतनाम की एम्बेसी और अमेरिकन एम्बेसी को इसकी सूचना देती है। सूचना मिलने के बाद अब तफ्तीश शुरू होती है। अब पुलिस सारी चीजें देखती है तो होटल स्टाफ से पूछताछ से मामले की शुरुआत होती है। तो पता चला कि आखिरी बार दोपहर 2 बजे 15 जुलाई मंडे को इन 6 लोगों को एक साथ देखा गया था जिंदा। इसके बाद किसी नहीं देखा। 2 बजे के बाद आखिरी जो विटनेस था वो वेटर था जो खाना और चाय लेकर आया था। इसके अलावा किसी ने देखा नहीं। अगले दिन दरवाजा खोला गया तब ये लाशें थी। अब जब तफ्तीश शुरू हुई तो अंदर देखा गया कि जो डाइनिंग टेबल है रूम के अंदर, उस पर 6 चाय की प्याली है और जो सूप और फ्राइड राइस आया था वो जस का तस पड़ा हुआ। फ्राइड राइस और सूप को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, 6 चाय की प्यालियों में थोड़ी थोड़ी चाय बची हुई थी। इससे अंदाजा हो गया कि चाय इन लोगों ने पी थी। अब जिस पॉट में चाय लाई गई थी वो भी खुला हुआ था, तो पुलिस ने चाय के पॉट और 6 प्यालियों इनको फौरन अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया। पुलिस को कुछ डाउट था। उधर अब पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और पता चला कि इन 6 की 6 की मौत साइनाइड से हुई है, जानलेवा साइनाइड से। अब एक कमरे के अंदर 6 लोगों को साइनाइड किसने दिया? कातिल कौन है? इसके अलावा ये साइनाइड इनके पास पहुंचा कहां से? और सबसे बड़ा सवाल है कि 6 हैं कौन? आखिर ये जब आए तो इनकी कहानी क्या है? क्यों आए ये बैंकॉक में? कौन सी यहाँ एक कमरे में मीटिंग थी? क्योंकि 2 अमेरिकन हैं, 4 वियतनामी के हैं। अभी इन सारे सवालों के पुलिस जवाब ढूंढ रही थी कि तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उधर जो कप और पॉट भेजा गया उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई और पाया गया कि उन तमाम कप्स के ऊपर साइनाइड के लेस लगे हुए थे और उस पॉट के ऊपर भी लेस लगा हुआ था। इसका मतलब है कि जानबूझकर इन 6 लोगों को साइनाइड दिया गया जिससे उनकी मौत हो जाए। लेकिन अब कई सवाल थे। आखिरी वेटर, सीसीटीवी फुटेज में ये लोग आखिरी बार देख रहे हैं। उसके बाद जिस फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे ये रूम था 502, वहां के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो पता चला कि उस रूम में मंडे 15 जुलाई दोपहर 2 बजे के बाद कोई भी नहीं आया। वेटर खाना देकर गया, उसके बाद एक एक कर वो 5 गेस्ट आए जिनकी लाशें अंदर थी और उस रूम में पहले से मिसेस चौंग थी। तो यही 6 लोग थे और इन 6 की लाशें मिली। वेटर के अलावा फिर अगले दिन सुबह तक उस रूम की तरफ कोई नहीं गया क्योंकि उस कॉरिडोर को सीसीटीवी कैमरा पूरी तरह से कैप्चर कर रहा था। तब यह क्लियर हो गया कि अंदर 6 लोग और ये जो कुछ हुआ कमरे के अंदर हुआ। तो पहला सवाल यही था कि क्या इन 6 लोगों ने सामूहिक जान दे दी? क्योंकि बाहर से किसी के आने का तो कोई तुक ही नहीं है, कैमरा भी दिखा रहा है कि कोई आया नहीं। तो पहला तो यही है कि क्या ये दिल्ली वाला बुराड़ी जो है ये बैंकॉक में हो गया। लेकिन फिर सवाल ये था कि कई चीजें जब तफ्तीश में सामने आई कि इनमें से कुछ गेस्ट ऐसे थे जिनकी अगली मॉर्निंग साइट सीन पे जाना था, कुछ को पटाया बीच जाना था, कुछ ने गाड़ी बुक कर रखी थी, किसी ने गाइड को हायर कर रखा था। तो जो लोग प्लानिंग करके आए हुए हैं कि उन्हें अगले और 2 दिन बाद तक क्या करना है, तो वो अचानक क्यों अपनी जान देंगे? अब यहां से सवाल शुरू हुआ। तो खैर इस दौरान में इन 6 की लोगों की कुंडली निकाली गई। जब कुंडली निकाली गई तो पूरी कहानी कुछ यूं अभी सामने आई कि इनके आने का मकसद क्या था, जो सवाल
के जवाब पुलिस तलाश रही थी। तो जो शर्लिन चोंग थी और इनके साथ मिस्टर वैन, ये दोनों अमेरिकन सिटीजन, रह रहे थे ये लोग जापान में, और इनका अपना एक बिजनेस था। और मिस चोंग जापान में एक हॉस्पिटल खोलना चाहती थी और उस हॉस्पिटल के लिए काफ़ी काम हो गया था। उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर को ढूंढे, कुछ इन्वेस्टर मिले, और उनमें से 2 इन्वेस्टर जो थे वो वियतनाम के थे, बड़े इन्वेस्टर। और ये इन्वेस्टर जो थे, जो हस्बैंड वाइफ उस होटल में ठहरे हुए थे, मैरिड कपल, मिस फोंग एंड मिस थांग, ये दोनों थे। और इन दोनों ने शेरिंग चोंग को $4 लाख अमेरिकन डॉलर इन्वेस्ट किया था इस हॉस्पिटल के लिए, $4 लाख। इसके अलावा जो और उसमें वियतनाम के लोग ठहरे हुए थे जो उस दिन आए थे, उन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा था। उन्होंने चोंग को इस हॉस्पिटल के लिए पैसे दिए थे। लेकिन पैसे देने के काफी वक्त के बाद भी हॉस्पिटल का काम उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहा था। बीच में कोरोना आया, बहुत सारी चीजें आई और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली आगे बढ़ नहीं रहा था। तो ये हुआ कि अब दबाव आना शुरू हो गया कि भाई आपका प्रोजेक्ट तो आगे बढ़ नहीं रहा, हमारे पैसे लौटा दें। मिस चोंग कहने नहीं, काम कर रहे हैं। तो इस चक्कर में इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक कोर्ट केस कर दिया और कहा कि हमें पैसे नहीं लौटा रहे। तो जो शेरिंग चोंग है, उन्होंने कहा हमारा ऐसा मकसद और नियत है नहीं, हम आपके पैसे लौटा देंगे। तो मिलते हैं और मीटिंग करते हैं। तो फिर ये हुआ कि इस कोर्ट केस के बाहर चलकर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं और एक मीटिंग करते हैं, उसमें सारे इन्वेस्टर को क्लियर कर देंगे। तो ये वाकई ठीक है। तो कुल 5 इन्वेस्टर थे, जिनमें से एक छठा मिस्टर थान था जो उस होटल में ठहरा नहीं था, वो कहीं और ठहरा था। बाकी मिस चोंग पहले पहुंची, 4 लोग बाद में पहुंचे। इसी ग्रैंड हयात होटल में उन्होंने चेक इन किया और थान अलग से आ गए। अब 6 लोगों की मीटिंग इसी ग्रैंड हयात होटल में होनी थी और इस मीटिंग के दौरान इन्वेस्टर के पैसे और फ्यूचर का जो भी एक्शन था वो सब तय होना था। तो पहले ये मीटिंग होनी थी जापान में, लेकिन जापान में इसलिए नहीं हो पाई कि जो वियतनाम के इन्वेस्टर थे उनको जापानी वीजा लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर ये हुआ कि जापान नहीं तो किसी न्यूट्रल जगह पर चलते हैं। तो कहा गया बैंकॉक नज़दीक है। जो वियतनामी थे उन्होंने कहा हम भी थोड़ा घूम लेंगे। तो फिर तय हुआ कि चलो थाईलैंड चलते हैं। तो उसके एक बाद 15 जुलाई इस मीटिंग की तारीख तय की गई और अलग अलग सभी लोग उस होटल में पहुंचते हैं और दोपहर 2 बजे इस मीटिंग की पहली शुरुआत होनी थी। शर्लिन चोंग के रूम नंबर 502 में लंच के लिए उन्होंने सारे इन्वेस्टर को अपने कमरे में बुलाए थे और यही पहली मीटिंग होनी थी। और उसके बाद रात तक 1-2 दौर की और मीटिंग होनी थी। फिर जो भी समझौता होना था वो हो जाता। तो इसी मीटिंग के लिए सब कमरे में पहुंचे। मिस चोंग ने खाने का ऑर्डर दिया, फ्राइड राइस और सूप और साथ में चाय। सभी लोग आते हैं, दरवाजा बंद और उसके बाद छेला से। अब ये कहानी सामने आ गई पूरी। अब जब ये कहानी आई तो फिर होटल के स्टाफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा जब शर्लिन चोंग आई थी यहाँ पे तो थोड़ी सी नर्वस थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अजीब थी। लेकिन फिर अचानक उन्होंने दोपहर को अपना ड्रेस बदला और बड़ा रंग बिरंगा कलरफुल उन्होंने कपड़े पहने, जैसे कोई जॉली मूड में और उसमें हो। लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत नर्वस है। और उसके बाद कमरे के अंदर की कहानी किसी को पता नहीं है। फिर ये हुआ कि यहाँ कोई और तो नहीं था ऐसा जो आना था जिसको, या पर्दे के पीछे। तो पता लगा कि एक 7वें शख्स को भी यहाँ आना था, लेकिन वो 7वां शख्स पहुंचा नहीं। अब उसकी जब छानबीन की गई तो पता चला कि उसका कोई मर्डर से लेना देना नहीं है, इन 6 लाशों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आया ही नहीं और उसकी कुछ जेन्युइन जो इश्यूज थे वो क्रॉस चेक कर लिया गया। तो फिर क्या 6 लोगों ने एक साथ जान दी? तो रीजन क्या होगा? क्योंकि यहां इन्वेस्टर अपना पैसे लेने के लिए आए, कोई रिलीजियस धार्मिक ऐसी चीज नहीं है। तो फिर क्या है? तो जब फॉरेंसिक जांच बड़ी बारीकी से की गई, सभी लाशें एक जैसी, सभी की मौत का तरीका एक जैसा, तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर ये पता चला कि जो वेट्रेस और वेटर अलग अलग 2 लोग थे जिनको ऑर्डर दिया गया था। उनसे जब बातचीत हुई तो उससे बड़ा अजीब बिहेवियर लगा था जब उसने चाय और खाने का ऑर्डर दिया और फिर वो उसके दरवाजे पर लेकर आए शर्लिन चोंग के। और इससे पहले जब वो होटल में उन्होंने चेक इन किया था तो उस वक्त चेक इन के बाद उन्होंने अपने लिए एक चाय मंगाई थी। तब वो बाकायदा अंदर आई, उन्होंने कहा चाय बनाकर मुझे पिला दो, तो उसने सब कुछ खुद किया। लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने मंगाया तो अंदर सिर्फ खाना और चाय रखने के बाद उन्होंने कहा कि आप जाओ, हम खुद सर्व करेंगे गेस्ट को। और जबकि गेस्ट पीछे पीछे चले आ रहे थे थोड़ी देर में। तो जिस वक्त ये खाना और वो रखा गया उस वक्त रूम में चोंग अकेली थी, कोई गेस्ट नहीं था।
इसका मतलब है कि अगर वो साइनाइड मिलाया गया, चाय में ही मिलाया, चाय के कप में, उसमें, तो फिर चौंग ही मिला सकती है। अब चौंग क्यों? तो बाकी इन्वेस्टर की फाइनेंशियल हालत, उनकी जो प्लानिंग, सभी ने प्लान कर रखा था कि अगले दिन क्या क्या करना है। सिर्फ इकलौती शेयरिंग चौंग थी जिन्हें नेक्स्ट डे चेकआउट करके और वापस जाना था। बाकी के 5 लोगों को वहीं कुछ दिन और गुजारने थे, छुट्टियां मनानी थी। तो अब उनकी जो रूटीन थी और बाकी की रूटीन अलग। रूम भी मिस चौंग का, वेटर को भी उन्होंने रखकर बाहर कर दिया, और उस बीच में जो वक्त मिला, बहुत मुमकिन है उसी वक्त में उन्होंने साइनाइड का ये सब कुछ कर दिया। लेकिन फिर मोटिव क्या है? तो थाई पुलिस की माने तो मोटिव यही था कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी इस प्रोजेक्ट के फेलियर होने से, और उसके ऊपर, उसके अलावा जो इन्वेस्टर का इतना पैसा उनके ऊपर था, अराउंड 8 या 9 लाख डॉलर सिर्फ इन 5 का, बाकी छोटे मोटे और थे। तो उन्हें मालूम था कि ये प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुल होगा नहीं, और इनको पैसे कहां से लौटाएं, ऊपर से कोर्ट में केस है, अगर आज समझौता हुआ नहीं तो फिर जेल जाना पड़ेगा। और इसीलिए आखिर में थाई पुलिस ने, जब उससे पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई, तो अमेरिका की FBI से मदद ली। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुंची थाईलैंड। वहां जाने के बाद उन्होंने 6 के 6 कैरेक्टर का पूरा प्रोफाइल को खंगाला, रूम को पूरा उन्होंने रिक्रिएट किया, और वो जो साइनाइड मिला उन सारी चीज़ों को देखा। और आखिर में लगभग 10 दिन तक इसके पीछे पहले ये भी आया कि कहीं किसी जासूस या जासूसी एजेंसी का हाथ तो नहीं है, लेकिन वो सब बकवास निकली। जो FBI है उसने अपनी इनिशियल रिपोर्ट थाई पुलिस को यह दी कि जो 6 लाशें मिली हैं, इनमें से 5 मर्डर है और 1 सुसाइड। 5 लोगों का कत्ल किया गया और 1 ने कत्ल करने के बाद खुदकुशी की। और जो 5 कत्ल हुआ था उनमें से 4 वियतनाम के थे, 1 अमेरिका का, और जो कातिल थी वो कोई और नहीं बल्कि शेरिंग जोंग थी। वही शेरिंग जोंग जिसको हॉस्पिटल खोलना था और जिसने इन्वेस्टर से पैसे ले रखे थे। FBI ने अपनी आखिरी रिपोर्ट थाई पुलिस को दी। इसके बाद थाई पुलिस ने ऑफिशियली ये माना कि इसमें थाईलैंड के किसी गैंग माफिया का कोई हाथ नहीं है, ये किसी जासूसी एजेंसी का हाथ नहीं है, बल्कि एक पर्सनल मैटर था 6 लोगों के बीच, इन्वेस्ट और इन्वेस्टर को लेकर। और इन 6 में से 5 मर्डर था, 1 कत्ल था। जोंग ने ही साइनाइड के लिए सारे को चाय के कप पे और उसमें मिला कर दिया, और जब वो सब एक एक करके मरने लगे तो फिर जोंग ने खुद वही साइनाइड वाली चाय पी। कहते हैं कि इनमें से एक की जब पहली तबीयत बिगड़ने लगी तो वो गिरता पड़ता रेंगता हुआ दरवाजे तक जा रहा था ताकि वो अलर्ट कर सके होटल स्टाफ को और बाकी लोगों को जान बचा सके। लेकिन वो दरवाजे से 3 कदम पहले ही हाथ पैर उसका ढीला पड़ गया, वो वहीं गिर गया। 1-2 लोग बाथरूम की तरफ भागे कि शायद वॉमिट करें या कुछ करें, लेकिन वो उससे पहले गिर गए। 2 लोग वहीं जहां पे खाना था वहीं पे पड़े हुए थे। एक बेडरूम की तरफ मिस चोंग की लाश थी। तो जो बाकी लाशों की पोजीशन थी और जो चोंग की लाश की पोजीशन थी, उससे भी ये इस नतीजे पर पहुंचा गया कि कातिल वही थी, क्योंकि बाकी जो जहां बैठा हुआ था, या तो फिर उनमें से जो कुछ लोगों ने कोशिश की तो दरवाजे की तरफ या फिर बाथरूम की तरफ। इकलौती चोंग थी जो अपने बेडरूम की तरफ थी। यानी जब उन्होंने 5 को देख लिया कि अब ये मर गए, तो फिर बड़ी तसल्ली से उन्होंने चाय उठाई और उसके बाद वो पी और अपने बेडरूम की तरफ गई। तो एक अफसोसनाक कहानी, इन्वेस्टर के पैसे न लौटाने और एक प्रोजेक्ट के नाकाम होने के लिए एक ऐसी प्लानिंग जो कई देशों को छोड़कर बैंकॉक में जो मीटिंग रखी गई, फिर अमेरिका से वो आती हैं, वियतनाम से बाकी को बुलाती हैं, और एक कमरे में 6 लाश मिलती है। और आखिरकार इन 6 लाशों में से पुलिस ढूंढ निकालती है कि इन लाशों के बीच में वो मुर्दा कातिल कौन है। वो मुर्दा कातिल शेरिंग जोंग थी। तो ये थी आज की कहानी।